प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, इंतखाबात 2024 में सिर्फ 14 दिन रह गए हैं और सियासी माहौल गर्म है। मौसम तो सर्द है लेकिन सियासी दर्जा हरारत जो है वो अपने उरूज की तरफ जा रहा है। इंतखाबात के हवाले से सियासी बयानात और इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है, जबकि जलसे जुलूस होने का सिलसिला भी जारी है और उसमें खिताबात का भी सिलसिला जारी है। मियाँ नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम खासी ज़ोर शोर से जारी है। क्या बानी PTI का सहर तोड़ पाएंगे? जो आवाम है उनका क्या रवैया होगा? दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने PTI से मदद मांग ली है। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद की पेशकश कर दी है। सियासी जमातों की नज़र में आज़ाद उम्मीदवारों की क्या अहमियत है? क्या जो इलेक्टेबल्स हैं वो आइंदा जो हुकूमत है उसमें बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे? क्या जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो रास्ता है वो इंतखाबात से पहले ही कहीं होने जा रहा है? पीपल्स पार्टी पर मरियम नवाज ने बड़ी कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि नून लीग लाहौर में 1500 मंसूबे गिनवा सकती है लेकिन बिलावल भुट्टो 15 मंसूबे भी नहीं गिनवा सकते कि सिंध गवर्नमेंट ने उनका कुछ किया है सिंध के आवाम के लिए। इंतखाबात 2024 हैं और मुल्की सियासी हालात और वाक़यात, तो वोटर्स क्या तवक्कुआत रखते हैं, वोटर्स क्या उम्मीदें बांध के बैठे हैं और किसकी तरफ झुकाव है, इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। जबकि ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में जमाती निज़ाम जो है वो अपनी बिसात लपेट रहा है, क्योंकि जो वोटर्स का रुझान है वो आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ जा रहा है और आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ ना सिर्फ वोटर्स का बल्कि जो सियासी जमातें हैं उनका भी रुझान जा रहा है। ये तमाम मौज़ूआत हैं जो कि हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। राना गुलजार ताज साहब हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। सलीम सिचवानी साहब हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। जबकि रेहान अकरम साहब जिनका ताल्लुक़ MQM से है, ये भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले मैं बात करना चाहूँगी राना गुलजार ताज साहब से। राना गुलजार ताज साहब बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब और बड़े बुलंद बांग दावे भी कर रहे हैं। सारी बातें ठीक है। आज मरियम नवाज ने बड़ी कड़ी तनकीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि 1500 मंसूबे वो लाहौर या पंजाब में गिनवा सकती हैं लेकिन बिलावल जो है वो 15 मंसूबे भी नहीं गिनवा सकते कि सिंध में उन्होंने कुछ काम किया। शुक्रिया शुमाइला नवाज साहिबा आपका मेट्रो चैनल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले अपने मेट्रो चैनल की तवज्जुह से जो वीडियो आवाम देख रही है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मेरे वालिद मोहतरम और मेरी वालदा के लिए दुआए सेहत की अपील है उनसे कि उनकी हालत बहुत ख़राब है और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्योंकि मेरे वालिद की बहुत ज़्यादा असद बहुत अलील है मेरे वालिद। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। देखिए जी, बात यह है कि बिल्कुल मैं तो ये समझता हूँ, मैं तो अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि महाज़राई जो है वो अच्छा अमल नहीं है, तनकीद अच्छा अमल नहीं है, वो कोई भी करे, ठीक है। लेकिन खैर चलें, मरियम साहिबा ने भी आखिरकार अपना तोड़ दिया, चुप का रोज़ा और लपशाई की। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, हर जमात ने अपना अपना काम किया है और पीपल्स पार्टी ने भी बहुत काम किए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तनकीद अपनी जगह वो ठीक है, तनकीद कर रही है, उनको नज़र नहीं आ रहा होगा और उन्होंने भी काम किए हैं। कोई बात नहीं, आप गिनवा दें। मैं ये समझता हूँ, नहीं गिनवा क्या दें। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची शहर के अंदर सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर बनाया है। आपको NICVT देख लें, आप इतने काम किए हैं, आप ला यूनिवर्सिटियाँ देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थर के अंदर बहुत काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का, बहुत सारे ऐसे मामला। मैंने आपसे कहा ना कि यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, थर में पानी का बड़ा मसला था, RO प्लांट्स लगवाए और वो वहाँ पे एक वक्त था जब खबरें आती थी कि वो जो नौज़ायदा बच्चे होते थे वो ग़िज़ाई कमी से उनकी डेथ हो जाती थी। बड़ा एक रेशो बहुत बढ़ गया था। बड़ी अच्छी बात है आपने की। कुछ ऐसी कोताही भी है कि अगर एक केस हो गया और उसकी मूवी बनाई, मैंने बाज चैनल पे उस मूवी को आज तक मैं चलते हुए देखता हूँ। अच्छा। कुत्ते के काटने का भी वो केस हुआ, बिल्कुल केस हुआ, लेकिन मैं आज तक वही मूवियाँ आज तक मैं चलते देखता हूँ। देखिए बिल्कुल केस हुए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ। अब आज की तारीख में भी कहीं ना कहीं कुत्ते जानवर काटते हैं, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल उनका ताक़ुब किया जाए और उसको काबू किया जाए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आवाम को आपके इल्ज़ामात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अवाम को तो ये चाहिए कि कौन हमें सहूलत फराहम करेगा, कौन हमें
हेल्थ का निज़ाम फराहम करेगा, कौन हमें तालीम देगा, कौन हमें पानी देगा, कौन हमें मजदूरी देगा, किसान को खाद देगा, कौन जो बंजर ज़मीन पड़ी है काश्तकारी के लिए उसको कौन उसको कारामद करेगा, कौन ये पॉलिसी लेकर आएगा। किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए जो माजी में हो चुका है, अब आगे क्या करना है। असल ज़रूरत तो इस बात की है कि अब हमने क्या करना है। किसान को पानी चाहिए, किसान को ट्रैक्टर चाहिए, किसान को खाद चाहिए, किसान को सारी ज़रूरियात चाहिए, एक बच्चे को तालीम चाहिए, सेहत चाहिए, मजदूर को मजदूरी चाहिए, बेरोजगारी का खात्मा कैसे मुमकिन होगा, लाकानूनियत का खात्मा कैसे होगा, पार्लियामेंट को मजबूत कैसे करना है। असल ज़रूरत तो इन चीज़ों की है। अब हम सारा वक्त गुजार दें कि जी इसको बुरा उसको बुरा, तो मैं कम से कम अपनी जाती बात कर रहा हूँ कि किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। हमें यह करना चाहिए कि इलेक्शन 8 फरवरी को है, आवाम बाशऊर है, इनको फैसला करना है कि ये जो है ईमानदारी से वोट कास्ट करें और ईमानदारी से जो है ना ये अपने मेंबरान को जो है ना मुंतखब करें ताकि वो पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट मजबूत और मुस्तहकम हो सके। ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि आवाम को क्या करना चाहिए। सलीम साहब से भी बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं तारुफ करवा दूं, कादिर बख्श कुलमती साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया कादिर बख्श साहब, आपसे ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सलीम सिचवानी साहब से भी उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। सलीम साहब, आप समझते हैं कि उम्मीदवारों को जो वोटर्स हैं उनको बस अब यही करना चाहिए कि पिछली तमाम बातें भूल जाएं, वो उन्होंने क्या दुख दर्द सहे, क्या चीज़ें उनके पास थी नहीं थी, या सियासतदानों को पिछली तमाम चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और आगे की ही बात करनी चाहिए? बस ऐसा ही है माहौल जी। आगे की बात सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है, वो है खान साहब। अच्छा, जो कहते हैं रूल ऑफ लॉ और करप्शन का खात्मा, ठीक है, जिससे कौमें तरक्की करती हैं, जिससे कौमें परवान चढ़ती हैं। आगे की बात जो होनी चाहिए, जिस पर सबको बैठ के डिस्कस करनी चाहिए, उसमें तमाम पार्टियों को, तमाम जजेस साहबान को, तमाम आर्मी चीफ साहबान को बैठ के जिस पे डिस्कस करनी चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हमें रूल ऑफ लॉ किस तरह लाना है, हमें इस बात पे किस तरह अमल करना है कि अल-राशी वल मुर्तशी किलाउमा फिल नार, जो हमने पूरा पाकिस्तान का सिस्टम करप्शन के ऊपर डेवलप कर दिया है, उसको हम किस तरीके से इससे ख़त्म करें। और ये जो बातें कर रहे हैं कि हर ये तो वादे कर रहे हैं एक तरह से कि पुरानी बातों को, पुराने वादों को भूल जाओ, अब नए वादे हमारे जो हम कर रहे हैं हम उस पर डिस्कस करो। फिर नया इलेक्शन आएगा तो कहेंगे कि आप पुराने वादों को भूल जाओ, नए जो वादे करें आप उनको सुनो। नहीं, उन्होंने एक दामाद के बारे में कहा है। एक कुत्ते का वाकया हुआ है। हाँ। एक कुत्ते का वाकया तो नहीं हुआ सुबह सिंध के अंदर में। एक कुत्ते का वाकया और एक बच्चा मरा है। एक बच्चा तो नहीं मरा, कई महीने तक बच्चे मरते रहे, आवाज ऐसे तो नहीं उठी। अगर एक बच्चे का हिसाब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं इस मुल्क के अंदर में 2 से 4 बच्चे इस तरह मर रहे होंगे जो उनके किसी सूरत में इंसानियत की तौहीन है, जो नहीं मरने चाहिए। इस मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क जिसको हम खुदादाद पाकिस्तान कहते हैं, उसके अंदर 4 से 5 बच्चे इस मुल्क में कहीं ना कहीं इस तरह मर रहे होंगे कि जो हम कहें कि इंसानियत की तौहीन हुई है। ये हम लोगों की हालत हमने इस कदर पहुंची। हमें जो बताएं ये तारीख अब इनकी हुकूमतों की देख ले, कौन सा ऐसा दौर है जिसके अंदर में इकोनॉमी बेहतर हुई है आवाम की इकोनॉमी। आप मुझे बताते हैं हमने रोड बना दिया, अरे भाई रोड तूने कर्जे लेके बनाए, कौम के ऊपर बोझ डाल के बनाया, उसका आधा किकबैक तुम बाहर भी लेके गया, उसका कौन जवाब देगा? उसका कोई जवाब नहीं है। आज भी देख ले, सारे मुकदमात से बरी होने के लिए आए थे, जा रही है कोर्टें एयरपोर्ट के ऊपर जा रही हैं, तमाशा बना हुआ। मुल्क को तो उन्होंने मुल्क समझा ही नहीं है। अच्छा। आवाम को उन्होंने सिर्फ एक निचोड़ने का जरिया बना लिया है कि जो पढ़े लिखे समझदार लोग हों वो मुल्क से बाहर चले जाएं, बोरिया बिस्तर बंद करें। हर साल आपको पता है आज से 10 लाख लोग बाहर जा रहे हैं इस मुल्क से। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात और जो बेचारे जो तबका बचता है वो इसे निचोड़ने के लिए तैयार है, वो निचोड़ते जाए उसको, ब्रेन हो रहा है हमारा। बिल्कुल ठीक है। और ये जो इलेक्शन की बात करें कि फ्री फेयर और अच्छा इलेक्शन होता है, इसकी सबसे बड़ी बुनियाद, धांधली ज़्यादा इलेक्शन की बुनियाद डालने में पूरी पीडीएम इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी ये सब शामिल थे। जब उन्होंने ईवीएम को, मशीन को खत्म किया, जब उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को जो वोट देने का हक थे उससे महरूम किया, तो ये क्या था? सब ये दांधली की इब्तिदा थी जो उन्होंने की। ये पहली इब्तिदा थी। से भी हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, कादिर बख्श कुलमती साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम कादिर बख्श साहब। वालेकुम सलाम।
कादिर बख्श साहब, बड़े मरियम नवाज साहिबा बहुत बिलावल भुट्टो पे बड़ी कड़ी तनकीद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 1500 मंसूबे बना दिए हैं हमने, लेकिन 15 मंसूबे सिंध में नहीं बने। हालांकि सिंध में सेहत पे बहुत काम हुए, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हैं और वैसे भी सिंध में काफी काम किया है थर वगैरह में पीपल्स पार्टी ने। मुझे तो नहीं नजर आता, मुझे तो मलीर में नजर नहीं आता, मुझे कहीं पे नजर नहीं आता। आप जो है कभी शायद जिना अस्पताल गई नहीं होगी, आप कभी सिविल अस्पताल गई नहीं होगी, आप उनके सामने जाके देख लें, वहाँ लोगों का हाल देख लें, वहाँ लोग अच्छा जो है कतारों में लगे हुए हैं। आपने हैदराबाद सिविल अस्पताल का हाल नहीं देखा होगा। ठीक, तो पंजाब में कोई अच्छा हॉस्पिटल है? पंजाब में बिल्कुल अच्छे हॉस्पिटल हैं, पंजाब में ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो फिर आपके लीडर बाहर क्यों चले गए इलाज करवाने के लिए? देखो बाहर चले गए हैं वो तो अपने जो है यहाँ पे आपके पता है वहाँ पे हालात क्या चल रहे थे उस टाइम पे ना, बहुत सारे मामला और भी थे इसके अलावा। नहीं, इससे पहले भी देखिए कादिर बख्श साहब, इससे पहले क्योंकि हम नॉर्मल बात करते हैं कि अगर हमारे पास सेहत की सारी सहूलियात हैं और फिर भी हमारा लीडर जो है वो बाहर जाके अपना इलाज करवा रहा है, तो फिर इसका मतलब है आवाम के लिए तो वो उसने सहूलियात नहीं दी ना सेहत की। नहीं, सहूलियात दी हुई है आवाम को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ऐसा जो सिंध में परेशानी है वो पंजाब में नहीं है बिल्कुल ही। अच्छा जी बिल्कुल नहीं है। आप सिविल अस्पताल के सामने चली जाएं, आप जो है हैदराबाद जो है सिविल अस्पताल के सामने चली जाएं। अच्छा, वहाँ पे लोगों का क्या हाल है वो भी आप देख लें ना जी। तो एक नजर से ना देखें ना इसको, पूरा गैर जानबदार अंदाज से आप इसको सर्वे कर ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा खुद ही। ठीक है, लेकिन हमारे सर्वेज ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग आते हैं वो इंटीरियर सिंध से आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और वहाँ बाकायदा बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं। सिंध में अस्पताल क्यों नहीं दिए गए? इंटीरियर सिंध से आते हैं, इंटीरियर सिंध के लोगों का हक नहीं है क्या? हाँ, बड़े अस्पताल इसी तरह से हक है ना जिस तरह से कराची वालों का हक है। देखिए कराची में साइबर नाइफ तो इसी हुकूमत में आया ना कादिर बख्श साहब, साइबर नाइफ एक असर रखता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट मैंने जो है ना सिंध में नहीं देखा। अच्छा चलें, ठीक है, इन बातों को छोड़ें, इस पे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आपकी इंतखाबी मुहिम बड़े जोरों शोर से जारी है। नवाज शरीफ साहब बड़े पावरफुल अंदाज में जलसे जुलूस कर रहे हैं, खिताबात कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि जो पीटीआई का जो वर्कर है, पीटीआई के जो वो उम्मीदवार जो कि अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो आपकी तरफ उनका झुका होगा, वो कायल हो जाएंगे आपकी इन तमाम बातों पर और वादों पर? इंशाल्लाह मैंने अपने हल्के में तो कम से कम कायल कर लिया है उनको। अच्छा, मैं बिल्कुल कायल कर लिया। मेरे हल्के में बहुत बड़ी शमूलियतें भी एक्सपेक्टेड है चंद दिनों में इंशाल्लाह। कौन सा हल्का है कादिर बख्श साहब आपका? हल्का 229 मलीर 1। अच्छा जी, कराची का जो पहला हल्का है वो मलीर 229 है। अच्छा ठीक है, तो मलीर के लोगों की सारी शिकायत आपने दूर कर दी, मसाइल उनके हल कर दिए हैं? नहीं, मैंने कोई मसाइल नहीं किया, मैं बाइख्तियार नहीं हूँ। अच्छा, मैं अभी इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन जो मलीर के लोग हैं वो मसाइब और मुश्किलात का शिकार हैं। अच्छा, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे, मेरे प्रोग्राम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारी पार्टी के प्रोग्राम को अप्रिशिएट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग कायल हो चुके हैं, लोगों को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप आवाम में जा रहे हैं और आप उनके मसाइल से आगाही हासिल कर रहे हैं और एक लिस्टिंग कर रहे हैं। मुझे जरूरत नहीं, मैं सनफ सवाल हूँ, मुझे यहाँ के हर मसले का मालूम। अच्छा, मुझे बच्चे का पता है। ठीक है जी, तो इससे पहले आपने कभी इन मसाइल को हाईलाइट किया, कभी डिस्कस किया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है? मेरे ट्विटर अकाउंट पे आप चले जाएं, मेरे फेसबुक पेज पे चले जाएं। मैं गुज़िश्ता जो है 40 साल से स्ट्रीट पॉलिटिक्स में कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन कादिर बख्श साहब सोशल जो मीडिया है उसको तो आप लोग मानते ही नहीं है ना। आप लोग तो कहते हैं सोशल मीडिया पे क्या एक्टिव है, प्रैक्टिकली हम कुछ काम करें। और शहबाज शरीफ साहब तो प्रैक्टिकल आदमी है बड़े। आपके मुंह में किसने डाला है कि हम सोशल मीडिया को नहीं मानते? सोशल मीडिया तो एक पावर है। सोशल मीडिया के थ्रू ही तो हम कैंपेन चला रहे हैं, सारी चीजें अपनी चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, किसने आपको बोला कि हम सोशल मीडिया को नहीं मानते? ठीक, आपके कौन नहीं मानता? जिद्दत को कौन नहीं मानता? ठीक, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप काफी एक्टिवेट हैं अपने हल्के में और काफी कुछ जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है, पुरअज़्म भी हैं आपके, आप वहाँ पर काफी मसाइल हल कर लेंगे?
बिल्कुल इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हम मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो बयानिया क्या अपनाया आपने, उन लोगों को किस चीज पे कायल किया, क्या कहा? देखो बयानिया हमारा ये है कि हमारे कायद का विजन हमेशा से तरक्की कर रहा है। हमारे कायद जब भी इस मुल्क में हुक्मरानी में आए हैं उन्होंने इस मुल्क को तरक्की दी है। इस मुल्क में जो है हमारे, आप देखो 2013 में ये मुल्क गैंगवार का शिकार था। ये मुल्क जो है अपना कराची और सूबा सिंध के जितने भी अजलात है वहाँ अपना डाकू कल्चर का रवाज था। मलीर में गैंगवार का था, जोर शोर था। अच्छा। वो कराची में जो है नामालूम बोरीबंद लाशों का कल्चर था। वो सारी चीजें हमने खत्म की, हमने अमान दिया, कारोबार दिया, रोजगार दिया। इस बयानिए पे लोग मुतासर हैं और इस बयानिए की तायीद कर रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों हर दफा उनको मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती आपके कायद को? ऐसा क्या हो जाता है कि 2-3 साल बाद ही एकदम से उन्हें डीसीट कर दिया जाता है? ये क्या वजह? अगर आवाम उनके साथ है तो आवाम तो उनके लिए खड़ी हो जाए कि भाई उनको डीसीट नहीं करने दें। तरक्की और बेहतरी, मुल्क की बेहतरी के लिए सोच जो है वो उसके हमारे में कायद के जो है ना सामने रोड़े अटकाता है। अच्छा। उसको उसकी इसी सोच की वजह से हमें जो है यहाँ इस मुल्क को चलने नहीं दिया जाता। मैं समझता हूँ इसीलिए मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश। इसका मतलब है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो उनको फिर वही मुश्किलात दरपेश होंगी जो पिछले अदवार में हुई, क्योंकि सोच तो बहरहाल उनकी वही है। आगे का तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन माजी तो यही बता रहा है ना, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकते। इंशाल्लाह इस दफा जो है वो साजिशें न अब अपनी पूरी तैयारी से आइएगा। कादिर बख्श साहब अपने कायद को जरूर मैसेज दीजिएगा कि अब वो तमाम वो गलतियां ना करें जो पहले की उन्होंने। नहीं, हमारे कायद ने कोई गलती नहीं की। साजिशी अनासर आज भी सरगर्म है। ठीक है कादिर बख्श साहब, बिल्कुल आपकी गुफ्तगू अब मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात जानने की कोशिश कर रहे हैं। राना गुलजार साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सलीम सचवानी साहब मौजूद हैं, जबकि कादिर बख्श कुलमती साहब जो हैं वो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, और रेहान अकरम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। राना गुलजार साहब से पूछ लेते हैं। राना साहब, ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनको आप कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि अब जो ये जमाती निज़ाम था ये अब अपनी साथ लपेट रहा है, अब आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ तवज्जो ज्यादा जा रही है? बिल्कुल, मैं आज़ाद उम्मीदवार के बारे में भी आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं कादिर भाई की बात का जवाब दूं जरूर कि कादिर भाई 14 दिन रह गए इनकी जमानत जब्त होने में। अच्छा। तो कादिर भाई को खुद मालूम हो जाएगा, ये मीडिया भी मौजूद है, आप भी, कादिर भाई भी मौजूद है। बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है राना साहब, देखिए आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है। इनकी सिंध से पूरी जमानत जब्त कर देगी पीपल्स पार्टी, और पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी जो है ना वोट और सीटें निकालेगी इंशाल्लाह। और कहते हैं कि जी बहुत अच्छे आदमी नवाज शरीफ, जाती तौर पे तो अच्छे आदमी है, अल्लाह ने उनको बड़ा अच्छा इंसान बनाया है। तो क्या ये जो मुल्क कर्ज उतारो मुल्क सवारो जो मुहिम शुरू की थी वो क्या हमने शुरू की थी? और उसका जो उसमें जो पैसा आया उस पैसे का आज तक कोई हिसाब नहीं दिया जा सका जो कौम का पैसा जमा हुआ। बहरहाल मैं माजी की बातों में मैं ज़ाती तौर पे पहले भी कह चुका हूँ कि माजी की बातें मुझे नहीं करनी चाहिए, ये आपस में बड़े लीडरों का मामला है, ये बेहतर समझते हैं। लेकिन को सब नजर आता है राना साहब। क्या कर्ज उतारो मुल्क सवारो मुहिम जो शुरू की थी बड़ी जोर शोर से, उसका क्या हुआ? दूसरी बात ये की बात रोते रहे कि जी मुझे क्यों निकाला और मैं बच्चे से तनख्वाह लेना, ये देखिए ये सारी बातें मैं समझता हूँ कौम के सामने हैं। 8 तारीख पे फोकस होना चाहिए, और 8 तारीख को रिजल्ट होगा। आज़ाद उम्मीदवार, बिल्कुल इलेक्शन में हर किसी को हक है, आज़ाद उम्मीदवारों को भी हक है, सियासी तौर पे भी हक है। तो आवाम जिसको वोट देगी, और बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार जो हैं आज़ाद हैं, वो जिसके साथ जाना चाहें वो जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी, कभी मैंने कहा ना कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कदगन लगाना मजम्मत करते हैं। हमने जब 2007 में नवाज शरीफ नहीं आ रहा था तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने नवाज शरीफ की इतनी मदद की है पाकिस्तान लाने में कि तारीख गवाह है। हमने इतनी दुश्मनी के बावजूद भी हमने रिकन्सिलेशन की सियासत की है, हमने सबको गले लगाने की कोशिश की, जमहूरियत भी किया, बिल्कुल मिसाक़े जमहूरियत भी किया। तो हमने तो कभी भी ये नहीं किया। बीबी साहिबा की हेलीकॉप्टर के जरिए तस्वीरें फेंकी गई, उनको इतना मतलब उनके साथ भूंडा इन्होंने मजाक किया, वो काबिल अफसोस। बहरहाल
लेकिन एक शिकायत आवाम भी करती है, आपने ये बात अभी की है तो मैं इसलिए वो जरूर आपको कहूंगी कि आवाम ये शिकायत करती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा बनाया गया और वो शहबाज शरीफ के साथ वहां पर वो बैठे और उनके पीछे पीछे वो चलते रहे, जबकि उनके साथ ये वाकया हो चुका था, उनकी नॉलेज में था ये वाकया, तो क्यों उन्होंने किया? ये आवाम पूछती है। जी बिल्कुल, देखिए बात ये है कि मैं ये समझता हूँ जो कुछ उन्होंने किया वो उनके साथ है और बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए और उनको शर्मिंदा होना चाहिए और उनको अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि किसी की भी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर किसी को गले लगाया है और हमने कभी इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखा, लेकिन उन लोगों का ये माजी है वो इंतकाम पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना वर्कर इंतकाम पर यकीन रखता है और ना उसका कोई अहदेदार ना लीडर। हमने हमेशा फ़राक दिली का मुजाहरा किया है। आइंदा भी जो इलेक्शन हो रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार वो सूबाई हों या कौमी, वो जो भी हो आवाम जिसको वोट देती है तो बिल्कुल हमारे दरवाजे खुले हैं। और इसी बात को लेके मरियम साहिबा ये बोलती हैं कि अगर हम इंतकामी सियासत करते तो फिर वजीर खारजा क्यों बनाते? मतलब देखे ना, काउंटर तो वो हर तरह से आपको कर रहे हैं, आप फिर भी उनके साथ। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि गलतियां बिल्कुल होती हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, ये कुछ गलतियां थी क्योंकि हमने देखे सबसे बड़ा मार्च हमने किया था उस वक्त कि महंगाई के खिलाफ, जो महंगाई थी और लाकानूनी, सबसे बड़ा मार्च हमने किया। 40% महंगाई बढ़ गई, आपने अभी कोई मार्च नहीं किया। मैं जो अल्फाज कर रहा हूँ कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए, याद करवा रही हूं ना। मेरा जुमला मुकम्मल हो तो फिर कहिए। ठीक है, करें। तो बात बदकिस्मती है कि उस चीज को हम कम करने में नाकाम रहे। अच्छा, और वो बात चीज नहीं हो सकी क्योंकि जो मैंने आपसे कहा ना कि जिस चीज को हम करना चाह रहे थे उसके सब कुछ बरक्स हुआ और आवाम को मुश्किलात में इजाफा रहा। तो इस बात पर वाकई ही ये बड़ी मुश्किल रही है। मगर मैं एक बात ये कहता चलूं कि जब से जमहूरियत की पटरी पर गाड़ी चढ़ी है आज तक कोई चीज रिवर्स नहीं हुई, वो महंगाई की सतह बदस्तूर बढ़ी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कर्ज पर नजर रखते हैं, हम IMF पे नजर रखते हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से गुजारिश करता हूँ, कोई भी जमात का हो, इसमें मुखालफत नहीं होनी चाहिए। हम तमाम इदारों से कहते हैं कि खुदारा कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाइए कि अवाम इसे IMF से जान छुड़ाइए, इस कौम की गुलामी को आज़ादी से दिलाएं, IMF से जान छुड़ा ले, ये बेहतर होगा, इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। सलीम साहब, IMF से जान छुड़ाने का बोलते तो हैं राना साहब, लेकिन फिर वहीं पे आ जाती है बात कि फिर कर्जे ले लिए जाते हैं और फिर वहीं के वहीं हो जाते हैं। आप लोगों ने कोई इकदाम किया था इससे? देखिए, IMF के चुंगल में छुड़ाने के इकदाम ही कंप्रोमाइज गवर्नमेंट की सूरत में शुरू हुए। जब मोहतरमा ने फर्स्ट टाइम कंप्रोमाइज गवर्नमेंट कबूल की अमेरिका के साथ समझौता करके, और आपने देखा होगा कि उसी दौर में से इब्तिदा हुई कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जनरेटरों को एग्रीमेंट किए गए और आवाम को जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का मिशन था एटॉमिक सस्ती बिजली प्रोवाइड करने का आवाम को, वो एक तरफ साइड पे रख दिया गया और डीजल से चलने वाले महंगे जनरेटर बस एटम बम बना के साइड पे रख दिया। जबकि वो असल टारगेट था कि कौम को सस्ती बिजली दी जाए और कौम के इंडस्ट्रीज तरक्की करे, उर्ज पे जाए, और सस्ती बिजली से तवानाई सस्ती होगी तो मार्केट के अंदर में वो कंपटीशन दे सकते हैं। इस पे भी हुआ कि हाइडल पावर को भी इग्नोर किया गया। जी बिल्कुल, डैम्स भी नहीं बनाए गए और हाइडल पावर से भी बिजली जो बन रही थी वो भी नहीं बने। वो फिर थरकुल से जो एक अच्छा डॉक्टर समर मुबारक ने थरकुल को भी खत्म कर दिया गया। जो एक अच्छा इन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि हम उसी थरकुल से सिर्फ ड्रिल करके डीजल आपको अलग करके दे रहे हैं, पेट्रोल अलग करके दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अलग करके दे रहे हैं, गैस अलग करके दे रहे हैं। ये चार चीजें एक ही कोयले से वो निकाल के देने की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, पाकिस्तान के साइंटिस्टों ने हासिल की। उनको फंड नहीं दिया गया, उनको भी इग्नोर किया गया। उसके बाद नवाज शरीफ आए, उन्होंने तो जो एग्रीमेंट थे उसमें हद ही कर दी कि डॉलर में किया, मगर साथ साथ चले या ना चले, जनरेटर चले या ना, आपको जनरेटर का बिल देना है। पेट्रोल भी जो है ना हम खरीद के दें, चाहे कितने का भी, हमें तो 2 रुपए का ही दोगे आप, चाहे आप मार्केट से 6 रुपए का खरीद, तो हमें 2 रुपए। अवाम को इन्होंने मुसलसल तनजुली की तरफ धकेलते गए। यही सारी चीजें नहीं है सलीम साहब कि अब लोग जो है वो आजाद उम्मीदवार की तरफ जा रहे हैं। इंडिया से जो है वो उन्होंने फ्री ट्रेड कर दिया, बगैर कस्टम के आने लगा। बगैर कस्टम के जब सामान आने लगे तो कंटेनर में दहशतगर्द भी आने लगे, कंटेनर के अंदर असला भी आने लगा, उसका जिक्र कोई नहीं करता। दहशतगर्द लाने वाले भी यही हैं
और उनसे लड़ने का जो दावे कर रहे हैं वो दावेदार भी यही है। उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के कितने लोग मारे गए, हमारे दीगर आवाम कितनी मारी गई, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। वो बैठे हुए ऊपर बैठ के जो ये कठपुतली का तमाशा खेल रहे हैं, उन्होंने हम कौम के साथ एक मजाक बनाया हुआ है। ये मजाक अब खत्म होना चाहिए और कौम को आगे जाना चाहिए। और आपके सामने जो आज़ाद उम्मीदवारों की जो मंडी लगाई है काजी साहब ने, काजी फाइज साहब ने, इनको चाहिए कि अगर इनको अल्लाह का खौफ है, थोड़ा सा भी, अगर 1% भी अल्लाह का खौफ है, तो उस मंडी को ख़त्म करने के इकदाम ये करे कि तमाम उम्मीदवारों ने जिन्होंने आज़ाद फॉर्म भरे हैं, उन्होंने पीटीआई का उम्मीदवार लिखा है इसके ऊपर, उन्होंने पीटीआई का उम्मीदवार, तो जिनके जो निशानात हैं वो उनको पीटीआई का उम्मीदवार ही काउंट किया जाए, न कि इसको किसी दूसरी पार्टी का। और मंडी बाजार में के नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं 20 करोड़, वो कह रहे हैं 30 करोड़, वो कह रहे हैं 50 करोड़। इन तमाम का जो है ना, ये जो बोर्ड पड़ेगा वो काजी फाइजा साहब की गर्दन पर ही आएगा इसका बवाल, जो अल्लाह को जवाब देना है। कादिर साहब भी आपकी बात सुन रहे हैं, उनसे भी बात पूछ लेते हैं। कादिर साहब, बड़े इल्जामात लगा रहे हैं सलीम सिचवानी साहब यहाँ बैठ के, आप बताइए, जवाब देना चाहेंगे आप? कादिर बख्श साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नाज़रीन, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है कादिर बख्श साहब से। उनसे जब राब्ता होगा तो उनसे भी ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो अब तवज्जो जो है वो सारी आज़ाद उम्मीदवार की तरफ चली गई है लोगों की। पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार फॉर्मों पे पीटीआई लिखा हुआ है इनके, जितने आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं ना, अच्छा, उनमें जो जीतने वालों की मेजोरिटी के फॉर्मों पे लफ्ज़ पीटीआई मौजूद होगा कि वो पीटीआई के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो ज्यादातर इस उसमें उनका माइंडसेट चला गया। इस हैसियत में माइंडसेट डाला जा रहा है। अच्छा, ये डाला जा रहा है ताकि खरीदो फरोख्त की मंडी लगाई जा सके, ताकि कौम के हक, कौम का जो वोट है, जो कौम के वोट को जाया किया जा सके, और उनके जो जिस बहस के ऊपर, जिस नजरिए के ऊपर उन्होंने वोट दिया, उसको, उनके वोट को जितवाया है, उन जीते हुओं को खरीद के मंडी के अंदर में बोलियां लगा के बेचा जा सके। थोड़ा रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो 1985 में गैर जमाती जो इंतखाबात हुए थे, उसमें कौमी असम्बली में जो आज़ाद उम्मीदवारों की जो तादाद थी वो 1088 थी, और अब जो आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद है वो 3248 है। कल भी हम इस पे बात कर रहे थे कि अब वो तादाद आज़ाद उम्मीदवारों की कहीं ज़्यादा हो गई है, ट्रिपल हो गई है। आवाम के लिए बहुत ज़्यादा जो कहना चाहिए तवज्जो है वो हासिल कर रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार। तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में आज़ाद उम्मीदवार ही हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करेंगे? इसमें जो है ना, मेरे ख्याल से तकरीबन 1800 से 2000 के आज़ाद उम्मीदवार वो पीटीआई के हैं। क्यों? उन्होंने सबको इसलिए कागजात वापस लेने से नहीं मना किया गया है ताकि ऐसा ना हो कि अगर एक बंदे को गायब किया जाए तो दूसरा बंदा उस हल्के में अवेलेबल रहे। अच्छा। और आपको पता है, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इतनी किसी जमात के इतने उम्मीदवार खड़े हुए थे, जबकि ये कह रहे थे कि इनको तो ढूंढे से उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा। और हकीकत में इन्होंने कोशिश भी की कि उम्मीदवारों को गायब करने की कोशिश की, उम्मीदवारों के कागजात छीनने की कोशिश की, और सारी कोशिशें जो है वो नाकाम हुई। और अल्लाह की रहमत से इतने उम्मीदवार खड़े हो गए कि खुद आज भी परेशान है। ठीक है, रेहान अकरम साहब एमकेएम से ताल्लुक है, इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम रेहान अकरम साहब। वालेकुम अस्सलाम। रेहान साहब, इंतखाबात का जो माहौल है वो खासा हो गया है और सियासी दर्जा हरारत भी अपने उरूज पे, बड़े बड़े जलसे आप भी कर रहे हैं, लोगों का बड़ा एतमाद हासिल कर रहे हैं। वोटर्स की क्या तवक्कुआत हैं? जब आप अपने हलकों में जाते हैं तो क्या कहते हैं वोटर्स? इतने मसाइल में घिरे हुए हैं, कराची के अवाम तो बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार है। देखिए, वोटर तो हमेशा से उसकी उम्मीदें एमकेएम से वाबस्ता रही हैं, शहरी इलाकों की ना, सिंध के। अच्छा। तो हमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हमारा जलसा इसी बात की गुमाजी करता है। अच्छा, तो ठीक है, तो क्या जलसा कर लेने से आप समझते हैं कि इतने सारे लोग अगर जलसे में शरीक हो जाते हैं तो आपको वोटर्स की सपोर्ट हासिल है? इस तरह तो बिलावल भुट्टो के बहुत बड़े जलसे हैं, मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखेंगे आप? मतलब ये क्या गारंटी क्या है? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि हम अपने हलकों में भी जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा। और उस रिस्पांस की ही बुनियाद पे तो ये जलसा जो है वो किया गया ना, सैदा कम्युनिटी की जानिब से। तो उस जलसे में फिर लोगों की शिरकत ने जो है ये साबित किया ना कि जो हमें इलाके से रिस्पांस मिल रहा है वो तमाम लोग एक जगह जमा हुए आए और उन्होंने हमारे साथ यकजहती का मुजाहरा कि हमने बताया कि हाँ भाई यहाँ से वोटर एमकेएम के।
आप नहीं समझते रेहान साहब कि अब लोग जो हैं, जो वोटर्स हैं, वो आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव हो गया है, आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में जानने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, और वो अब जो जमात की जो एक सियासत है वो अब शायद उन पर इतना ज़्यादा असर नहीं कर रही, आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ ज़्यादा तवज्जो है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं। मेरे ख्याल में तो सियासी जमातों की ही तरफ लोग जो है देख रहे हैं, क्योंकि आजाद उम्मीदवार उनके मसले का हल नहीं कर सकते। आजाद उम्मीदवार बहुत जल्दी जो है वो किसी न किसी जमात में जाके अपने जाती मसले को हल कर लेते हैं। वो कहीं ना कहीं बिक जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने जाती मफाद की तरफ उनका झुकाव होता है। तो अच्छा, पाकिस्तान के लोग ज्यादातर जमातों की ही तरफ जाते हैं। सर, ये आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया आजाद उम्मीदवारों पे। वो कहते हैं पूरी जमात बिक जाती है, फिर हम क्या करें? हाँ, नहीं, सियासी जमातें जो है वो असल में कोई ना कोई एक मंशूर लेकर आती है। उस मंशूर के ऊपर जो है वो जब वो काम करती हैं तो फिर उसको जवाबदेही होती है आवाम के सामने उनकी ना। अच्छा, ठीक है। तो MQM जो है वो अब MQM पाकिस्तान ने जब से ये एक साथ हुए हैं आप लोग, तो आपने एक अपनी स्ट्रेंथ शो की है और आवाम आप पे भरोसा करने के लिए तैयार हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मंशूर क्या है सर जी आपका? देखिए, मंशूर जो है उसमें हम इस वक्त मैं आपको ज़ाहिर पूरा मंशूर तो नहीं बता पाऊंगा। नहीं, दो चार चीजें ऐसी बता दें जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा हौसला मिल जाए। जी जी, हम अपने मंशूर में 3 अहम चीजें जो है वो आपको मैं बताता हूँ कि जी जरूर कौमी मूवमेंट चाहती है। देखें जी, 2008 में 18वीं तरमीम के बाद मजबूत सूबे, मजबूत पाकिस्तान की बात की जाती थी, लेकिन इस 15 साल में हमने कम से कम सिंध में ये देखा कि मजबूत सूबे होने के बाद अवाम को जो है वो रिलीफ नहीं मिल सका जो उन्हें मिलना चाहिए था, जो तवक्का थी। तो हम ये कहते हैं कि मजबूत डिस्ट्रिक्ट, मजबूत जिले जो है वो मजबूत पाकिस्तान की जमानत हो सकते हैं। तो हम ऐसी वफाक में 3 तरमीम कराना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी बुनियाद पे पूरे मुल्क में डिस्ट्रिक्टों को जो है, जिलों को जो है वो उनको जो है बाइख्तियार किया जाए, मिल सके और बाइख्तियार। ठीक है। तो एक तो ये हमारा जो है वो है कि जी जिस तरह NFC अवार्ड दिया जाता है जी, उस तरह से PSC अवार्ड जो है वो भी वफाक से जो है वो दिया जाए। अच्छा, जिलों को। ठीक है। और उसके बाद दूसरा ये कि देखें, आप देखते हैं कि जो है सूबे सिंध में खासकर हमने देखा कि बहुत से ऐसे इदारे थे जो बल्दियाती इदारे थे, वो सिंध हुकूमत ने जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे बल्दियाती इदारों के इख्तियारात कम हो गए। ठीक है। तो हम ये दूसरी तरमीम हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो कि जिस तरह से आइन में वफाक के और सूबे के इदारे लिखे हुए हैं, इसी तरह बल्दियाती इदारे भी लिख दिए जाएंगे पूरे मुल्क में। वो बल्दियाती इदारे जिनको कोई छेड़ ना सके, कोई सूबा या कोई भी छेड़ ना सके। ठीक है। तीसरी हमारी तरमीम ये हम चाहते हैं कि जिस तरह कोई सूबाई और कौमी असम्बली की ये गवर्नमेंट खत्म होती है तो फौरी 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाती है। ठीक है, ये तो वो तरमीम है जो आप आईनी तौर पे तरमीम चाहते हैं। कराची के नौजवानों के लिए, तालिबे इल्मों के लिए आपने कोई उसमें तरमीम की या नहीं की? जरूर इस पर बात करेंगे रेहान साहब, लेकिन नाज़रीन वक्त हो गया यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। MQM पाकिस्तान के रेहान अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। रेहान साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि कराची के तालिबे इल्मों के लिए, कराची के नौजवानों के लिए क्या किया? क्योंकि नौजवानों को बहुत शिकायत है आपसे, वो कहते हैं कोटा सिस्टम के लिए आज तक अभी आपने कुछ नहीं किया, जबकि आप कितनी दफा हुकूमत के साथ रहे, बल्कि हर हुकूमत के साथ आप रहे। इसका जरूर जवाब दे दीजिए प्लीज। देखिए, कोटा सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा आवाज ही MQM ने उठाई है। मैं ये कह रहा हूँ हमारे मंशूर का हिस्सा है कि 10 साल के लिए तालीमी इमरजेंसी का निफाज और प्राइमरी की सतह पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लाजमी तालीम, ये हमने अपने मंशूर में रखा है। तालीम के हवाले से जो है हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में खासकर और सूबे सिंध में जो है ये होनी चाहिए। अच्छा, तो कोटा सिस्टम के हवाले से कोई काम नहीं किया? नहीं, कोटा सिस्टम के हवाले से बिल्कुल क्यों नहीं, कोटा सिस्टम के हवाले से ज्यादा आवाज ही हम उठा रहे हैं, केस हमने किए हैं। ठीक है, ठीक है। जो देखिए,
जो हमारे कोटे 40% कोटे के ऊपर जो कोटा पीपल्स पार्टी ने ले लिया शहरी सिंह का, उसके ऊपर केस किसने किए गए? किसी जमात ने नहीं किए गए, एनसीएम नहीं किए गए। उस कोटे पे जो भी मुलाजमतें गई हैं उसको चले ठीक है मजीद भी बात कर लेते हैं आपसे, जरा राणा साहब से भी बात कर लेते हैं। राणा साहब, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने कुछ तजावीज़ पेश की हैं। उसने कहा है कि ख़ानदानी सियासत की हद मुकर्रर कर देनी चाहिए, असेंबलियों की मुद्दत जो है वो 4 साल होनी चाहिए, जबकि वज़ीर आज़म बस 2 बार होना चाहिए, और आज़ाद इलेक्शन कमीशन हो, सेनेट की बराह रास्त इंतखाबात हों। ये सब चीज़ें, क्या ये जो तजावीज़ जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स दे रहा है, ये काबिल अमल है? इस पर कुछ गौर हो सकता है? देखिए जी, हर उस तजावीज़ पे अमल होना चाहिए जिससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, ठीक है, और पाकिस्तान मुस्तहकम और मजबूत हो। और उसमें अगर किसी ज़ाती शख्स को कोई नुकसान होता है तो उसको नुकसान नहीं कहते, कोई भी क्योंकि वो एक जात को नुकसान हो रहा है, लेकिन रियासत को फायदा है। तो हमें कौमी मफाद का सोचना चाहिए। मैं तो पहले दिन से ये बात कहता हूँ कि कौमी इश्यूज पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, उसमें तो डिस्कस भी नहीं किसी को करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क को मजबूत करने का तरीक़ेकार भी यही है। मेरे भाई ने अभी कहा कोटा सिस्टम का, तो मैं ये कहता हूँ कि अभी जब ये इमरान खान साहब के साथ हुकूमत में थे तो रेहान भाई नोट कर लें कि गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम पर दस्तखत भी अमीनुल हक ने किए। भाई मेरे कहते हैं कि हम कोर्ट गए, कोर्ट तो कोई भी चला जाए, आपने असेंबली के अंदर साइन क्यों किया कि जी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जो है ना कोटा सिस्टम पे हम बात नहीं करेंगे, और दस्तखत किए हैं। तो आप बात करते हैं कोटा सिस्टम पर, तो कोटा सिस्टम पर तो आप खुद ही बैग मार चुके हैं, अमीनुल हक साहब आपके मिनिस्टर, समझे ना, वो असेंबली के अंदर। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक अभी सलीम भाई ने कहा पीटीआई, देखें 2013 में पीटीआई ने पाकिस्तान के अंदर सिंध में अपने आप को दूसरे नंबर पर लाने के लिए एमक्यूएम की मदद हासिल की। उसमें अपने जो अली जैदी साहब थे उनके घर पे मीटिंग हुई, उसके अंदर हम्माद सिद्दीकी मौजूद थे, उसके अंदर आपका जो गवर्नर थे इमरान इस्माइल वो मौजूद थे, और खतीर रकम ली गई, और उसमें दूसरे नंबर की पार्टी पीटीआई को बनाया गया। 2018 में जो मेरे भाई कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, ये जी ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं सब। ये मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड पीटीआई और फिर थर्ड एमक्यूएम अपने आप को करेगी। सर सुनिए, एमक्यूएम अपना ग्रेड गिराएगी, सारी चीजें बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुमकिन नहीं है। आप भी जवाब दीजिएगा। उन्हीं चीजों पर मामला जब चलते गए तो अल्ताफ हुसैन ने वो एक्शन लिया, और 90 पर जो झगड़ा हुआ वो बेस बनी थी। अच्छा, और मैं आपको बताता चलूं कि 18 में जब इलेक्शन हुए, आरओ का इलेक्शन था, और जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद जो ये आलिम खान और जो दूसरे थे जहांगीर तरीन, ये अपने जहाज़ों में बिठा बिठा कर ला रहे थे और पट्टा पिन्हा रहे थे। तो क्या ये जमहूरी अमल था? क्या ये कोई अच्छा अमल था? नो, ये नहीं था। तो आप किस मुंह से ये बात करते हैं कि ये अमल होना चाहिए? क्योंकि वो सब प्रोसेस आप कर चुके हैं, और उसके बाद आप बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि रिफॉर्म्स हम कहते हैं, अमली तौर पर लाना चाहिए, अमली तौर पर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, सब लोगों को सोचना चाहिए। आज एमक्यूएम के दोस्त भी बात करते हैं, पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है, सब लोग बात कर रहे हैं। देखिए जी, जिसने अपने हिस्से का काम किया है, आवाम सबको देख रही है, हमें भी देख रही है, हमने क्या काम किया है, ठीक है। और बात यह है कि हर बंदे की तौबों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ होता है, तो देखिए बुराई उसी की होती है जो काम करता है। और मैं ये समझता हूं कि जहां पर भी करप्शन हुई है, जिसने भी करप्शन की है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कानूनी कार्रवाई, पीपल्स पार्टी ने अगर किसी को मिनिस्टर बनाया तो उसको करप्शन की इजाजत नहीं दी। पीपल्स पार्टी ने अगर किसी को ओहदेदार बनाया तो उसको करप्शन का नहीं कहा। अगर उसने किया है तो जाती हैसियत में किया है, अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, हर किसी का एहतसाब का अमल दुरुस्त होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब तक एहतसाब नहीं होगा, सरकार एहतसाब करने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। आज मैं आपको बताता चलूं कि ये
गवर्नमेंट जो है केयर टेकर गवर्नमेंट है 2.5 अरब रुपए एक प्राइवेट इदारे को सालाना देने का वादा कर रहे हैं। किस खाते में दे रहे हैं? अरे सरकारी हॉस्पिटलों को दिया जाए, आप प्राइवेट इदारों को 2.5 अरब रुपए कौम का पैसा उनको दे रहे हैं। ये बड़ा अफसोसनाक अमल है, ये काबिल मजम्मत बात है, ये नहीं होना चाहिए। राना गुलजार साहब, अभी आपने कहा कि खानदानी सियासत की हद मुकर्रर होनी चाहिए, हर वो काम होना चाहिए जो अच्छे के लिए होना चाहिए, लेकिन आज ही हमने देखा और लोगों ने सवाल भी उठाया इस पे कि जब सिंध प्रीमियर लीग का जो इफ्तिताही तकरीब थी उसमें आसफा भुट्टो साहिबा चीफ गेस्ट थी और मेयर कराची और शेरी रहमान और दूसरे बड़े बड़े आपके जो कायदीन थे वो सारे उनके बैक पे वहाँ पे खड़े हुए थे, जबकि जावेद मियादाद भी एक लेजेंड है, वो भी साइड पे खड़े हुए थे। तो मतलब ये एक खुद टैग करता है पीपल्स पार्टी जो है इस चीज़ को ना कि ये आप यहाँ बैठ के कुछ और कह रहे हैं और सामने हमें कुछ और नजर आ रहा है। तो ये चीजें थोड़ा सा इनको देखने की जरूरत है। सही कह रही हैं आप। देखिए बात ये होती है कि ये क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो किसको चीफ गेस्ट बनाते हैं, वो किसको बुलाते हैं। वो आसफा भुट्टो ने खुद तो नहीं कहा कि जी मुझे चीफ गेस्ट बनाइए। अगर क्रिकेट बोर्ड ने उनको बुलाया है तो वो आए हैं। वो अगर आसफा की जगह अगर किसी क्रिकेटर को बुला लेते, किसी रफाई काम करने वाले को, मौलाना सत्तार ऐधी के बेटे को बुला लेते, ये तो क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो किसको बुलाते हैं। तो बात ये है कि इसमें हमारा तो कसूर नहीं है। ठीक है सलीम साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे उस वक्त? कुछ बोलना चाह रहे थे राना साहब की बात पे, वो फरमाइएगा, क्या कह रहे थे आप? देखिए पीपल्स पार्टी दावे तो बड़े बड़े करती है मगर आवाम को वोट का हक देने के लिए तैयार नहीं है। ये बात मैं कई दफा कह चुका हूँ। EBN के कानून को रोल बैक करने में मेन किरदार पीपल्स पार्टी का भी था। क्यों कि अगर वो वोट नहीं देती तो ये EBN का कानून पास नहीं हो सकता था। ये वोट ना देती तो फौरन में पढ़े लिखे लोगों को वोट का हक से महरूम नहीं किया जा सकता था। ये अवाम को मुकम्मल तौर पे निचोड़ के, खसूट के और जो है ना गुजारा किया। जरा कराची का हिस्सा आप निकालें तो 3 खरब रुपए सालाना बनता है, जो कम से कम जो ये बजट आ रहा है उसके हिसाब से लगना चाहिए। एक और खबर आई है 3 खरब में से 3 खरब में से आप बताएं कि कितना लग रहा है और कहाँ पे लग रहा है। इसी बात पे FBR ने अब ये जो रिटेलर्स हैं उन पे भी टैक्स आयद करने का वो प्लान कर लिया है। जो रिटेलर्स हैं, ताजिर जो, देखें बेशक और 300 अरब का उससे टैक्स लगने चाहिए, सब पे लगने चाहिए, मगर उस वक्त ये टैक्स उस वक्त लगाने का हक बनता है इनको जब ये टैक्सों का इस्तेमाल सही करके बताएं। जब ये हमारे टैक्सेस जो हम पे करते हैं वो बैरून मुमालिक में चला जाता है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की मद में। जो आज ऐसी सड़कें, ऐसे मोटरवेज हमारे पास मौजूद है जो सिर्फ पेपर्स के अंदर है और बाद में दोबारा बन रहे होते हैं, हर 5 साल के बाद बन रहे होते हैं। ये तो हमारे सामने सब चीजें मौजूद हैं, मगर कोई अकाउंटेबिलिटी करने के लिए तैयार नहीं, कोई इस करप्ट निजाम को खत्म करने की बात करने के लिए तैयार नहीं है सिवाय खान साहब के, और इसी वजह से वो जेल में बैठे हुए हैं। अच्छा, कि इनको करप्ट निजाम इसको सूट करता है, वो करप्ट निजाम इनको सूट करता है। अकबर कहाँ गए? सर शहजाद अकबर कहाँ गए, फराग होगी कहाँ गई? अगर किसी ने कोई करप्शन की है तो उसको अरेस्ट करना चाहिए, खाली बातें नहीं करनी चाहिए। अगर एक करप्ट शख्स को आप एयरपोर्ट पे जाके अदालती सहूलतें दे रहे हैं तो वो हर किसी गरीब आदमी को भी मिलना चाहिए। ऐसा अमीर और गरीब के लिए कानून अलग अलग हमारा दीन इजाजत नहीं देता, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, हमारा इखलाक इजाजत नहीं देता, हमारा आइन इजाजत नहीं देता। तो ये कौन से कवानीन कहते हैं जो मुल्क को चला रहे हैं? ये कौन से कवानीन कहते हैं जो आजाद उम्मीदवारों की मंडियां लगाने के इन्होंने प्लानिंग की हुई है? क्या ये मुल्क के वफादार है जिन्होंने आजाद उम्मीदवार खड़े कर आजाद उम्मीदवारों की मंडियां लगवाने का बंदोबस्त किया? क्या हम उसको मुल्क का वफादार कहेंगे? हम तो नहीं कह सकते ऐसे लोगों को मुल्क का वफादार जिन्होंने मंडियों की तरजीह दी है, जिन्होंने दीन के खिलाफ ये काम किया है। ये मंडियां दीन के खिलाफ है जो उन्होंने लगाने का बंदोबस्त किया है। इसको अगर ये खत्म नहीं करेंगे तो अल्लाह को जवाब देना है इनको। यहाँ तो ये अपनी ताकत से, अपनी बदमाशी से बच जाएंगे, यहाँ अपनी ताकत और अपनी बदमाशी से बच जाएंगे, वहां ना इनकी कोई ताकत चलेगी ना अपनी बदमाशी चलेगी। ट्रेडिंग फिर होने जा रही है, हाउस ट्रेडिंग की बुनियाद डाली गई है ना मेरे बहन बेटी, हाउस ट्रेडिंग की बुनियाद डाली गई है। ये जो आजाद मंडी तैयार की गई है हाउस ट्रेडिंग की बुनियाद डाली गई है। एक दफा पहले भी इस अंदाज में क्या हुआ, क्या सब नहीं जानते, पूरी दुनिया नहीं जानती कि खान साहब की हुकूमत किस तरीके से उतारी गई? क्या जस्टिस फायजी साहब को मरना नहीं है और दीगर जो उनको साथ ताउन करें, क्या उनको मरना नहीं है? क्या उनको अल्लाह को जवाब नहीं देना? बंदियाल को नहीं मरना? सब जो गलत किया उसको मरना, उसको जवाब देना। हम तो ये कह ही नहीं रहे, हम तो ये कह ही नहीं रहे। जो गलत कर रहा है, जो गलत किया है, जो गलत कर रहा है उसको जवाब देना है। ये बात हम ना करें, जो गलत किया गलत कर रहा है उसको जवाब दें। आप कहोगे नहीं मैंने गलत किया, वो मुझे जवाब नहीं दिया, बंदियाल से जवाब लो, ये क्या बात हुई यार?
जो गलत करेगा जिसका जो है उसको जवाब, मैं कोई गलत काम करूंगा मुझे जवाब देना है, आप गलत काम करेंगे आपको जवाब देना है, आप जो गलत करेंगे आपको जवाब देना है, मैं गलत करूंगा मुझे जवाब देना है। रेहान अकरम साहब से बात कर लेते हैं, वक्त अब कुछ मुख्तसर रह गया। रेहान अकरम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे, जरूर फरमाइएगा। सलीम साहब की ये बात कहना चाहूंगे, कराची 3 खरब रुपए देता है, बिल्कुल ये बात सही है। और पीपल्स पार्टी कहती है 15 साल में 22,500 अरब रुपए हमने जो है वो सिंध में तरक्याती जो है वो बजट के लगाए। आप मुझे बताएं कि ये कहते हैं कि करप्शन पे इस फर्द वाहिद ने करप्शन की है और 5 पार्टी करप्शन नहीं हुई है। ये फर्द वाहिद ने 22,500 अरब रुपए जो है वो खर्च कर दिए हैं, वो करप्शन कर लिए। अच्छा, उसके बाद फिर देखें सिस्टम मुतारफ कराया इन्होंने मुख्तलिफ इदारों, सिस्टम मुतारफ हुआ, सिस्टम के जरिए जो पैसे गए वो कहाँ गए, वो क्या किसी फर्द वाहिद ने किया, ये बैठिया जमात सिस्टम बना हुआ था। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें करप्शन के लिए तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कहता है कि सिंध में सबसे ज्यादा करप्शन तालीम में हुई है सिंध में। तो अभी बड़े बुरे हालात हैं, 66% इंटर और मैट्रिक के बच्चों को फेल कर दिया है सर जी, फेल कर दिया। उसके ऊपर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके ऊपर जो है क्या नाम है जमात इस्लामी ने भी बड़ा स्टैंड लिया इस पे। ये बिल्कुल लिया है और सारी जमातों को इसके ऊपर एक होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ के बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, इसके ऊपर तो सबको एक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, बहरहाल पीपल्स पार्टी ने 15 साल में जो कुछ किया है, मुझे तो नहीं लगता कि जो है अब पीपल्स पार्टी को कोई जो है वो शहर तो इसका मतलब है जो मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि 1500 मंसूबे वो पंजाब के बता सकती हैं, बिलावल भुट्टो 15 मंसूबे भी नहीं बता सकते, सिंध में उन्होंने कोई स्टार्ट किया हो या कुछ मुकम्मल किया, वो सही थे? एक युक्ति बता दें, एक मॉडल युक्ति बता दें, 1500 मंसूबे छोड़े, एक मॉडल युक्ति बता दें बिलावल भुट्टो साहब सिंध में। अच्छा, तो आप भी तो यहीं रहे हैं ना रेहान साहब, आपने क्यों नहीं, आप भी तो साथ थे। किसके साथ थे? पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के साथ? नहीं जी, हम पीडीएम के साथ थे, हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं थे, हम पीडीएम के साथ थे और उसका फायदा हमने शहरी सिंध सर फिर तो ज्यादा नुकसानदेह हो गया ना, देखे 40% महंगाई हो गई पीडीएम की गवर्नमेंट की वजह से। नहीं, वो तो देखिए, वो तो हमारा मौका ये है कि वो तो पीटीआई की गवर्नमेंट को भुगता है हमने, पीडीएम की गवर्नमेंट में वो महंगाई पीडीएम की गवर्नमेंट की वजह से। मैं आपको बताऊं कि देखिए पीडीएम की गवर्नमेंट में सर वक्त बहुत मुख्तसर है, मुख्तसर बात कीजिए जल्दी जी। शहरी सिंध के लोगों को जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो मरदमशुमारी का हुआ है। अच्छा, 1,35,00,000 के जिन लोगों को जिस मरदमशुमारी को क्लोज किया जा रहा था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उस मरदमशुमारी को हमारे भाई 2 करोड़ 70 लाख के लाए। 3 सीटें इस वक्त सिंध के शहर में आ चुकी है, पीएससी और एक एनए की। ये शहरी सिंध को फायदा हुआ है पीडीएम में रहने का। ठीक है, देखें आइंदा क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया रेहान अकरम साहब, वक्त अब खत्म हो गया है प्रोग्राम का। पीडीएम में रहने का ये फायदा हुआ कि इन्होंने वक्त अब बिल्कुल खत्म हो गया है। इस्लामाबाद में प्लाट लिए, बंगले लिए और अपने शहीदों के खून का सौदा किया। साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया, सलीम सिचवानी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया, कादिर बख्श साहब आपने वक्त दिया। नाज़रीन, खुद एहतसाबी की ज़रूरत है और बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।